खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज ईद मनाने का ऐलान। फवाद चौधरी ईद कल मनाने का ऐलान कर चुके। रोयत हिलाल कमेटी की ईद चांद देखने से मशरूत। ऐसी कंफ्यूजन और बे इंतजामी न पहले देखी न सुनी। और पिछले साल के मुकाबले में ईद की खरीदारी में 20% कमी आई। ताजिर बरादरी के नज़दीक महंगाई ने मुतवस्सत तबके को सादगी से ईद मनाने पर मजबूर किया है। जी तो ये तो टॉप स्टोरीज थी हमारी। और पहली हमारी स्टोरी हम किस पे बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। अभी तो जीते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स हम लोग टॉप अपने टीम की बात करेंगे। और ज़ुहैब सबसे पहले हम बताएं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो टेरिफिक। मतलब सरफराज ऑफ कोर्स प्लेयर ऑफ द मैच, हफीज, उसके साथ साथ क्या नाम है, बाबर आजम की भी बात करें 63 रन बनाए। कौमी टीम ने अवाम को ईद से पहले ईदी दे दी है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम आज खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, ऐसी साइड के खिलाफ जिसके खिलाफ बड़ी ऑस्ट्रेलिया भी कभी कभार स्ट्रगल करती है, साउथ अफ्रीका भी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करते हुए इवेंट की हॉट फेवरेट इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त दी। नजर आ रहे हैं सरफराज, माशाल्लाह नजर ना लगे। वेरी कांग्रेचुलेशन सरफराज, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अनप्रेडिक्टेबल्स हैं ज़ुहैब। हम लोगों ने एक तो नंबर 8 टीम वेस्ट इंडीज़ के साथ इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई और फिर नंबर 1 टीम इंग्लैंड को इस तरह फेटा लगाना, मतलब कि फेटी लगाई अच्छी खासी। वैसे दिलचस्प बात ये कि होता है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऑफ कलर टीम नजर आती है कि भाई इंग्लैंड आज थोड़ी सी ऑफ कलर नजर आई, लेकिन पाकिस्तान टीम की इतनी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस होती है कि ये यकीन करना जरा मुश्किल हो जाता है कि ये वही टीम है जो मतलब होस्ट को अपनी बैकयार्ड में हराना। मतलब अगर आप इंग्लैंड को यूं हरा सकते हैं तो फिर आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बट हमें तारीफ करनी होगी। एक तो वेलकम बैक वहाब, वाओ 2017 के बाद हमें ओ जबरदस्त। वहाब की जबरदस्त वो 3 विकेट्स भी आपने देखी। फिर ऑफ कोर्स आमिर की 2, शादाब की 2 अच्छी विकेट्स और हसन अली ने भी आज जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दी। आई नो विकेट लेस गए बट व्हाट अमेजिंग बॉलिंग बाय हिम एज वेल। मगर साथ साथ हमें बात करिए थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल बातें चली थी कि मिकी आर्थर और वहाब के बीच में अमेजिंग सेलिब्रेशन थी आज। जी बिल्कुल। और अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ है। 7 जून को ये मुकाबला होगा। ये भी कोई आसान मैच नहीं होगा क्योंकि श्रीलंका भी बहुत अच्छी टीम है, अच्छा कॉम्बिनेशन भी है उनका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ये कहते हैं कि इससे बेहतर तोहफा मिल नहीं सकता उनको। बिल्कुल बर्थडे थी तो जबरदस्त तोहफा मिला, जीत का तोहफा मिला। टीम को इस जीत से यकीनी तौर पर एतमाद मिला होगा। स्विंग के सुल्तान ने इन ख्यालात का इजहार नॉटिंघम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी से खुसूसी बात करते हुए कि पाकिस्तान एज अ नेशन हमें इसकी ज़रूरत थी, एज अ टीम इसकी ज़रूरत थी। टीम को कॉन्फिडेंस चाहिए था और वो भी जो फर्म फेवरेट्स हैं उनसे जीते हैं। और वो भी 4 मैच अभी हारने के बाद इस पिच पे 444 भी कराया, इस पिच पे 380 भी चेज कराया। मगर आज इसे कहते हैं वर्ल्ड कप का प्रेशर, इसे कहते हैं होम फेवरेट्स का प्रेशर। और जिस तरीके से खेले हैं, जब बैटिंग करने आए हैं, आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन ठीक था आज। ऑल्दो मैं शुरू में फेवर में नहीं था कि 5वां बॉलर ड्रॉप हुआ, देन आई रियलाइज कि हमारा जो 5वां बॉलर है इमाद, ही इज़ काइंड ऑफ सिमिलर, ही डजंट टर्न द बॉल। एटलीस्ट हफीज़ है कि उससे हमारी बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाती है शोएब मलिक से। अब हफीज़ 4 पे आया, उसने आते ही ठा बिकॉज उसको पता था कि नीचे शोएब मलिक भी है, नीचे सरफराज भी है, फिर आसिफ भी है, फिर शादाब भी है। सो दैट्स हाउ माइंड बैट्समैन का काम करता है हमारे। What a birthday gift. Happy birthday again वसीम अकरम। आई नो आगे चल गया, तो टाइम हो गया है, मगर फिर भी हमने भी कल उनको विश किया था और यही बात की थी कि अगर उनको बर्थडे आपने ये बात की थी, मुझे याद है, आपने कहा कि इससे अच्छा तो आई थिंक मुझे प्रेडिक्शंस भी करनी चाहिए मैच की। मगर ब्रांडन मैकलम आपको पता है हाँ नहीं बड़ा कुछ बट एनीवे हम लोग लेजेंड्स की बात करें तो रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने तो इंग्लैंड को फेटा लगाने की पेशगोई तो पहले ही कर दी थी, प्रेडिक्शन की हम बात कर रहे हैं। और ग्रीन शर्ट्स की शानदार परफॉर्मेंस को अपसेट मानने से इनकार कर दिया। कोई अपसेट वगैरह नहीं हुआ है। स्पीडस्टर ने मजीद क्या कहा, आइए आपको पहले दिखाते हैं। फेटा कंप्लीटेड पाकिस्तान मैच जीत चुका है और आपको मैंने पहले 2 हफ्ते पहले बताया था कि पाकिस्तान पेंटा लगाएगा इंग्लैंड को। पाकिस्तान ने पेंटा लगा दिया है इंग्लैंड को और पाकिस्तान जाग गया है। कप्तान हमारा जाग गया है, टीम हमारी जाग गई है। बाय द वे ये आज का मैच अपसेट नहीं था। पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी एबिलिटी से जीता है। पाकिस्तान वाज लैकिंग इन द लास्ट गेम वाज द पैशन। ठीक है पहला गेम था, माफी है, कोई बात नहीं, ग्राउंड का मैच था, हार के कोई मसला नहीं, लेकिन जगाना जरूरी था। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि पाकिस्तान जब भी डाउन एंड अंडर होता है, जब भी गिरता है नीचे, तब पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करता है। और मैं पहले भी कहा था कि स्ट्राइक नहीं होगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी इंग्लैंड पे, और वो आज हो गया। एसोसिएशन भी है उनकी। अच्छा, आप सबने किस तरह मैच देखा, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट होगा क्योंकि आज तो मैं अपनी बेटी को जल्दी सुला दिया और जैसे इंग्लिश बैट्समैन आउट हो रहे थे, आई कुड नॉट रेजिस्ट, हम लोग चीखे मार के मैच देख रहे थे, तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर गूज़बम्प्स भी सबको मिले होंगे जो देख रही थी। ज़हरा, नाज़रीन को पता है कि फैज़ान लाखानी वहीं पर हैं और हमसे राब्ते में भी रहते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं। 4 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 मैचेस में बिल्कुल अलग अलग कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहले मैच में तबाहकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज पाकिस्तान ने टूर्नामेंट फेवरेट को जेर कर दिया। 4 दिनों में ऐसा क्या हो गया? क्या कप्तान या टीम मैनेजमेंट ने कोई वलवला अंगेज तकरीर कर दी थी? मैच के बाद ड्रेसिंग रूम का मूड तो बहुत अच्छा होगा, और क्या कुछ हुआ और क्या तकरीर की या नहीं की, फैज़ान लाखानी हमें फैज़ान साहब ने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो ये इसका क्या जवाब दिया फैज़ान ने कि कैसा मूड है ड्रेसिंग रूम का, ये सुनते हैं। जी बिल्कुल, यही तो ब्यूटी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पिछले मैच में पाकिस्तान की टीम 105 रन पर आउट हो गई, आज 350 रन कर लिया और वर्ल्ड नंबर 1 टीम को शिकस्त दी। पहले 8वें नंबर की टीम से पाकिस्तानी टीम आ रही है और आज दुनिया की नंबर 1 टीम को पाकिस्तान ने शिकस्त दी। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ब्यूटी, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुनिया भर में सपोर्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना कि अनप्रेडिक्टेबल साइड, वो पिछले 2 मैचों में देख ले कि पाकिस्तान टीम ने मुजाहरा किया कि वो किस तरह एक अनप्रेडिक्टेबल साइड है। तो ये पाकिस्तान टीम की ब्यूटी है। ऐसा कुछ खास नहीं है कि आज ये हो गया या कल वो हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी भी देखें या इससे पहले 92 का वर्ल्ड कप भी देख ले, 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आगाज बहुत बुरा था, लेकिन इवेंचुअली जाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का आगाज अच्छा नहीं था, भारत से पहले मैच में शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने टाइटल अपने नाम किया। तो ये ब्यूटी पाकिस्तान क्रिकेट की, और इसी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट को जाना जाता है। अच्छा, एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स तो अपनी जगह, हम लोग जो फैंस हैं, जो हम लोग मैच देखते हैं, तो हमारी भी तो तज्जिए चल रहे होते हैं। तो मेरा जो एक पर्सनल तज्जिया ये है कि अब यही विनिंग कॉम्बिनेशन है, इस पर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मगर वैसे भी व्हाट्स पाकिस्तान थिंकिंग, हाँ ये क्लिक हो गया, सब कुछ हो गया। आसिफ अली भी थोड़ा सा, आई नो आसिफ अली की प्रॉब्लम है, उनको थोड़े 2-3 बॉल चाहिए होते हैं, वो वार्म अप करते हैं, बट आई नो ही वेंट रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। मगर अब पाकिस्तान का क्या प्लान होगा, क्या वो कुछ चेंजेस करेंगे या नहीं? फैज़ान, इस पर भी हमने फैज़ान से पूछा था कि क्या कुछ होगा या नहीं, तो फैज़ान ने क्या जवाब दिया चेंजेस के बारे में, आई सुनते हैं। ऑफ कोर्स इतनी अच्छी फतह वर्ल्ड नंबर 1 टीम के अगेंस्ट फतह, तो मोराल तो डेफिनेटली अच्छा बुलंद हुआ है। पाकिस्तान टीम का मूड भी बहुत अच्छा होगा और प्लेयर्स भी काफी खुश थे, क्योंकि इस फतह की तलाश थी पाकिस्तान टीम को काफी अरसे से। एक जीत को तरसी हुई थी पाकिस्तान की टीम, मुसलसल 11 मैचेस में शिकस्त हुई थी, और इसी इंग्लैंड की टीम जिससे पाकिस्तान ने आज कामयाबी हासिल की, जिसको आज 14 रन से शिकस्त दिया, इसी इंग्लैंड से 4-0 की शिकस्त भी हुई थी पाकिस्तान टीम को। तो ये बड़ी जरूरी फतह है और इससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी मिलेगा पाकिस्तान टीम को। कुछ छोटी मोटी शॉर्टकमिंग्स थी, जिस तरह फील्डिंग में कुछ लूप होल्स नजर आए। उम्मीद है पाकिस्तान की टीम इन लूप होल्स को जल्दी अपने कवर कर लेगी और अगले मैचेस से अपनी फील्डिंग बेहतर करके मैदान में उतरेगी। मेरी राय यही है, मेरा यही मानना है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको चेंज ना किया जाए। और आज देखिए ना, जो कॉम्बिनेशन आज पाकिस्तान लेके उतरा था, उसका फायदा ये हुआ कि बैटिंग में पाकिस्तान को थोड़ी सी डेप्थ मिल गई। मोहम्मद हफीज ने जैसे स्टार्ट में खेला, उनको अंदाजा था कि आगे जाके बैटिंग लाइन मौजूद है, तो वो खुलकर खेले, एम्पावर होकर खेले, फ्रीडम से खेले। तो ये चीजें पाकिस्तान को बड़ा फायदा करके। ब्रिस्टल में श्रीलंका से पाकिस्तान का मैच है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इसी कॉम्बिनेशन को, यही कॉम्बिनेशन जो आज इंग्लैंड के अगेंस्ट है, उसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। कोई जरूरी नहीं है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाए। राइट, तो फैज़ान, तो हमें अपडेट्स देते रहेंगे ऑफ कोर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स हम होप कर रहे हैं कि थ्रू आउट हमें गुड न्यूज़ मिलती रहे। हमारा अगला मैच श्रीलंका से है। ये जो मैच हमने खेला, कैसा खेला, इससे पहले जो खेला था वो कैसा खेला, ये बताने वाली शख्सियत बेस्ट कौन हो सकती है? मोहम्मद यूसुफ, रन्स मशीन, मायानाज बल्लेबाज, रन्स मशीन, टेक्निकली साउंड बैट्समैन पाकिस्तान के, वो हमारे साथ है। असली वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। अच्छा, बहुत तारीफ कर ली। तो अब मोहम्मद यूसुफ का शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ हैं वो। कहिएगा यूसुफ, आज की परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा? बिल्कुल ही अलग वेस्ट इंडीज से जैसा खेला, क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू दैट, जबरदस्त पाकिस्तान ने आज परफॉर्म किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान ने बहुत बड़ी विन की है और जिसकी ज़रूरत भी थी। 11 मैच हो गए थे हमें हारते हुए और आज जो मैच जीते हैं, इतना बड़ा मैच जीते हैं कि इससे पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस और ऊपर गया होगा, क्योंकि एक जो फेवरेट टीम थी उससे जीते हैं। और ओबियसली आज हफीज़ मैन ऑफ द मैच है, तो वही स्टार प्लेयर है आज के मैच का। और टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ दोनों टीमों की तरफ से ऊपर नीचे होता रहा है। कभी मैच उधर चला जाता था, कभी इधर चला जाता था, लेकिन जो टर्निंग मैं समझता हूँ उनको पाकिस्तान की बॉलिंग है। ठीक है, तो यूसुफ ने तो हमें बताया है, यूसुफ जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त मैच खेला है। आपकी नज़र में जो स्टार प्लेयर हैं वो कौन रहे? आप जैसे आपने बताया ऑफ कोर्स हफीज़ है, मगर आज जो पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो हमें कुछ अलग ही नज़र आई। अचानक ये कैसे हो गया? मतलब डे और नाइट वाली परफॉर्मेंस हो गई ना, बिल्कुल ही कैसे ही कंपैरिजन किया जाता है। आपको लगता है अहमद और हारिस को भी ड्रॉप किया है, ये भी एक थोड़ा सा फेवर में गया पाकिस्तान की टीम में? देखिए, जिस दिन ये लास्ट मैच हारे थे वेस्ट इंडीज़ से, उसी दिन मैंने कह दिया था कि जब भी हमें वैसी विकटें मिलेंगी जैसे हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4 मैचेस में विकटें मिली थी, उसमें पाकिस्तान 300 प्लस रन्स करेगा। और डिपेंड करता है, जब भी ऐसी विकेट मिलेगी पाकिस्तान 300 प्लस करेगा। और जब उस दिन वेस्ट इंडीज़ वाली मिलेगी उस दिन पाकिस्तानी बैटिंग स्ट्रगल करेगी। लेकिन अगर उस विकेट पर भी पाकिस्तान के बैट्समैन थोड़ा सी हिम्मत करते, थोड़ी सी दिलेरी दिखाते और 220-30 रन करते, तो उस मैच में भी पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ ना कुछ करके दिखा सकते थे। लेकिन 105 पे आउट हो गए, वो बहुत लो स्कोर था। अब ये तब्दीलियाँ तो की गई हैं और ये अभी तो अच्छी तब्दीलियाँ साबित हुई हैं। अब ये जो बैटिंग ऑर्डर है, इसमें थोड़ा सा अभी मज़ीद देखने की ज़रूरत है। क्या इससे मुतमईन है आप, या इसको कुछ चेंज किया जा सकता है मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स के लिए? अब ऐसी विकटों पे मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं चाहिए होती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसी विकेट पर विकेट लेना। कोई आउट थ्रो कर दे विकेट वो और चीज़ है, क्योंकि बहुत ही फ्लैट और स्लो विकेट थी, जिस पे मेरा ख्याल है कि विकटें लेना मुश्किल होता है। तो अगर आप अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी बेहतर कर लें तो उसका एज होता है। तो हमने एक बॉलर कम किया था, वो इमाद वसीम बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर आपको बैटिंग चाहिए थी तो इमाद वसीम बैटिंग में भी तेज़ खेलते हैं। उनका दुनिया में जो आखिरी 10 ओवर में स्ट्राइक रेट है जिन 5-6 लोगों का, उसमें इमाद वसीम का भी है। यूसुफ, फील्डिंग बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपकी अच्छी फील्डिंग होनी चाहिए। इंग्लिश टीम में हमने देखा इतनी स्लॉपी फील्डिंग की। अगर पाकिस्तान के भी मसले चल रहे थे, ये वर्ल्ड कप है, यहाँ कोई गलतियों की गुंजाइश नहीं। आपको क्या लगता है कि ये मसले कैसे ठीक होंगे? देखिए, ठीक है, दोनों तरफ से फील्डिंग बुरी हुई है। उन्होंने भी बुरी फील्डिंग की, हमने भी की है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक फील्डिंग से बहुत फ़ायदा होता है, टीमें जीतती हैं अच्छे कैचेस से। जैसे बेन स्टोक्स ने पहले मैच में अच्छा कैच किया, उसकी वजह से वो मैच जीते। लेकिन हमारी जो टीम है, अगर हमें ऐसी ही सिचुएशन मिलती रही, ऐसी ही विकटें मिलती रही, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान टीम को कोई रोक सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ आपका। बाय द वे, मोहम्मद यूसुफ जो है वो हमारे स्पोर्ट्स के पैनल का हिस्सा है। तो मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, सिकंदर बख्त, आलिया रशीद। तो दिस इज ऑल गोइंग टू गो आउट इन द वर्ल्ड कप। और मैं भी आपको अब नेक्स्ट मैच जो है वो हमारा श्रीलंका के खिलाफ है। आई नो श्रीलंका अपने लास्ट मैच हार गई, बट दे विल ऑल्सो बाउंस बैक। तो ये भी हमें ऐसे नहीं ईजिली नहीं ले रहा। और 2:30 पे ये मैच शुरू होगा। चांद के होने ना होने की बात होगी। पोपल जई ने चांद देख लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज सरकारी सतह पर ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। अब सूबे में शदीद किस्म की कन्फ्यूजन फैली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में आज 28 रोज़े हैं और वो परेशान हैं कि वो कैसे ईद मनाएं। यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के अपने हल्के सवात में लोगों ने वफाक के साथ रोज़े रखना शुरू किए थे। दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीब आज बैठेंगे चांद देखने के लिए, और तीसरी तरफ फवाद चौधरी पहले ही बुध की ईद का ऐलान कर चुके हैं। अब क्या हो? अब फवाद चौधरी ने क्या बोला है, पहले वो तो सुन लेते हैं ना। आज जो है 28वें रोज़े में 3:02 के ऊपर चांद की पैदाइश हो गई है। उसकी जो पैदाइश है उसमें वक्त इतना थोड़ा हुआ है कि अब वो उसके ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ पाएगा। कल जो चांद है वो तकरीबन 28 घंटे का होगा। साहिली पट्टी है, वहाँ पर चांद खाली आंख से भी देखा जा सकेगा। तमाम जो ऑब्जर्वेटरीज हैं कल आवाम के लिए खोल दी हैं, वहाँ पर जाके खुद मुशाहिदा भी कर सकते हैं।
राइट, सो आप देख रहे हैं कि फवाद चौधरी ने बोला था कि ईद 5 जून को ही होगी, मगर ऑफ कोर्स अगेन कन्फ्यूजन है। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तला शौकत यूसुफजई दूर की कौड़ी लाए हैं। कहते हैं कि मुफ्ती मुनीब को हटाकर मुफ्ती पोपलजई को ओहदा दे दें, मसला हल हो जाएगा। मसले हल हो जाएंगे। कैसे मसला हल होगा, देखिए सुनिए। बड़े अफसोस और तकलीफ बात होती है कि एक गली में ईद होती है, दूसरी गली में रोज़ा होता है। क्यों ना एक चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को लाया जाए। और इसी तरह जो जितनी भी कमेटी है रोहित हिलाल कमेटी मरकज़ी, उसको दोबारा असरनो उसमें देखा जाए। फवाद साहब को लिया जा सकता है, उनके डिपार्टमेंट को लिया जा सकता है। तो शौकत यूसुफजई ने क्या कहा ये भी आपने देखा। इस पर चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी ने मशवरा दिया है कि शौकत यूसुफजई BRT पेशावर का मंसूबा, बड़ा दिलचस्प उन्होंने मशवरा दिया कि BRT मंसूबा भी मुफ्ती पोपलजई को दे दें, शायद वो मुकम्मल हो जाए। अच्छा, जस्ट बाय द वे आपको ये बताया कि मरकजी रोहित हिलाल की कमेटी आज जो इजलास होगा वो आज मुनक़िद करेगी, और अगर चांद नज़र नहीं हुआ है तो ऐलान हो जाएगा, और फिर और कन्फ्यूजन, और अगर नहीं है तो वो भी ऐलान हो जाएगा और मज़ीद कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। मगर थोड़ा सा हम गवर्नमेंट का भी इंसाइट ले लेते हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई से थोड़े से हम बात करेंगे। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस साल भी मुल्क में एक से ज़्यादा ईदें हो रही हैं। आपकी हुकूमत ने तो आज ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। आपने इससे तनाज़ा का हल रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैनशिप मुफ्ती पोपलजई को देने का बताया है। ये रियासत की शिकस्त नहीं है कि आपने हार मान दिया है, गिव अप कर दिया है? जो जहाँ तक मुफ्ती पोपलजई साहब का ताल्लुक है, ये तो मैंने लाइटर मूड में कहा था। उन्होंने मुझे पूछा कि इसका हल क्या है। हल तो बड़े बताए गए हैं, लेकिन ये हल रह गया था। मैंने कहा जी एक हल ये भी हो सकता है कि अगर मुफ्ती पोपलजई साहब को चेयरमैन बना दिया जाए तो शायद मसला हल हो जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। लेकिन मेरी अपनी राय थी, मैंने दे दी, और उसके बड़े फॉलोअर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मुफ्ती मुनीब साहब को मानने वाले भी काफ़ी लोग हैं। अभी आप देखें फाटा के 7 अजला हमारे साथ आ गए हैं। इसके अलावा मर्दान है, सवाबी है, चारसदा, पेशावर, नौशहरा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग उनके ऐलान पर रोज़ा भी रखते हैं, उनके ऐलान पर ईद भी करते हैं। तो ये हमारे लिए तो एक मुस्तकिल मसला है कि हम एक गली में ईद हो रही है, दूसरी गली में रोज़ा है, लोगों ने रखा है, तो हमारे लिए एक मुस्तकिल प्रॉब्लम आ रहा है। बकरा ईद में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ इस छोटी ईद पे और रमज़ान में ये इशू आ रहा है। तो मैंने इसका हल अपने उससे बताया है। हो सकता है कि इससे मसला हल हो जाए। अगर इससे मसला हल होता है तो मेरे ख्याल से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, आपने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को रोहित हिलाल कमेटी से हटा दिया जाए और मुफ्ती पोपलजई को लगा दिया जाए। अब इससे क्या मसला हल हो जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुफ्ती पोपलजई जो हैं, हमेशा से ये होता है कि वो पहले ऐलान कर देते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास शहादतें आई हैं। तो क्या मुफ्ती पोपलजई को साथ बिठाने की या लूप में लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने यही हल इसका निकाला है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को रिप्लेस कर दिया जाए? देखिए, मैं मुफ्ती मुनीब साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं तो उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा उससे रोज़ा रखता हूँ। और उनके, क्योंकि हमारा पूरा जो मलकन डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है, साउदर्न में खुद मेरा ताल्लुक भी मलकन से, तो हम तो वफाक के साथ ही रोज़ा रखते हैं, वफाक के साथ ही चाहे कुछ भी हो जाए ईद करते हैं। लेकिन एक मसले का हल तो होना चाहिए ना। मैं पेशावर पे रह रहा हूँ, लेकिन इर्द गिर्द जो है कोई रोज़ा रख रहा है, कोई ईद कर रहा है, तो इसका हल तो होना चाहिए ना। और हल 2-3 हल हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुफ्ती मुनीब साहब की बड़ी खिदमत है रोहित हिलाल के लिए, उनकी बड़ा टाइम दिया उन्होंने। लेकिन हर चीज़ का अपना एक रिटायरमेंट का भी वक्त होता है। अगर वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कोई और आगे आ जाए, देख ले, तो शायद हो सकता है इशू हल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही बात हल है, और हल भी हो सकते हैं, साइंस का तरीका भी है। और लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी कि अगर मुफ्ती मुनीब साहब रिटायरमेंट ले लें या आराम कर लें, और हो सकता है किसी और को चांस दे दे, वो उससे पूरी कौम मुत्तफिक हो जाए। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है, ये मतलब जो आपका जो प्लान है उसका हिस्सा है, उस प्लान के मुताबिक फवाद चौधरी उस प्लान का हिस्सा है। लेकिन फवाद चौधरी तो अगले 5 साल की ईदें बता चुके हैं, उन्हें तो रोहित हिलाल कमेटी की ज़रूरत ही समझ नहीं आती। आप इनसे इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, मेरा कहने का मकसद फवाद चौधरी साहब नहीं था। मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर एक और मतलब रोहित हिलाल कमेटी या सरनो तश्कील दे दी जाए
और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मौसमियात वालों को भी रखा जाए तो अच्छी बात है। चाहे उसमें फवाद चौधरी साहब को लिया जाए, उनके महकमे से किसी को एक्सपर्ट को लिया जाए, लेकिन साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत दुनिया आगे जा रही है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर एक ही दिन ईद, एक ही दिन रोज़ा होता है। सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये इशू आ रहा है। तो इसका हल होना चाहिए क्योंकि बड़े अरसे से हम सफ़र हो रहे हैं और जब से हमारे फाटा मर्जर हुआ है 7 अजला वो भी शामिल हो गए हैं। तो अब आधे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ईद होगी, आधे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज़ा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका हल होना चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा कि पिछले सालों में तो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, आपका ज़ाहिर इख्तियार वहीं तक था, लेकिन अब आपकी वफाकी हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो कोई तदबीर ऐसी नहीं हो सकती, कोई हिकमत अमली ऐसी नहीं हो सकती कि आप सबको बिठाएं, जहाँ जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको उनसे बैठकर बात करें और एक ईद मुल्क में हो? क्या ये अच्छा नहीं होगा? इसके लिए कोई कोशिश करने जा रहे हैं? मैं अगेन कहूँगा मुफ्ती मुनीब से मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अगर मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज़ मतलब उनकी दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन इस कौम को एक कौम बनाना है। हम देखें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुफ्ती पोपलजई साहब, जबकि मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन कई दफ़ा उन्होंने चाँद देखने का फ़ैसला किया, वो दुरुस्त निकला। बाद में पता चला कि जी वाकई चाँद यही था जो उन्होंने देखा है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि रमज़ान ईद के लिए उन्होंने चाँद देखा है, हमने नहीं मनाई, ईद नहीं मनाई, लेकिन बाद में पता चला कि जी उनका बिल्कुल ठीक था उनका। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमने रोज़ा उनके कहने पे नहीं रखा, लेकिन हमें ईद उनके कहने पे करना पड़ी क्योंकि चाँद बड़े वाज़ह था, वो चाँद बड़े वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर मेरे ख्याल से किसी को इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए, किसी को इसको किसी मसलक के साथ नहीं अटैच करना चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मुसलमान हैं, और मैं सिर्फ इस गुजारिश ही करता हूँ कि एक ईद होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर, एक ही रोज़ और एक ही दिन जो है हमारा रोज़ा होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। ये अगर हम अपना निज़ाम ठीक नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से सऊदी को फॉलो करें। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई साहब हमारे साथ है और उन्होंने जो ऑप्शंस दिए वो भी आपके सामने ही हैं, लेकिन कहते वो यही हैं कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क में एक ही ईद हो। अब इसके लिए कोशिशें कितनी की जा रही है ये देखने वाली बात है, वो सबके सामने ही है क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, इसी पे हम लोग से बात करें। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अब मुझे ये बताएं कि जो KP की हुकूमत ने आज ईद का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है, हालांकि रमज़ान का आगाज़ पोपलजई असाब के साथ नहीं किया गया था, फिर तहरीक इंसाफ के वज़ीर फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि बुध को ईद होगी। आज मतलब ये क्या कन्फ्यूजन है? आज फिर रूत हिलाल कमेटी भी इजलास करेगी, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। देखिए, यही रोना है जो कि हम पिछले पूरे महीने रोते रहे, जिससे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनके नाम लेवा भी मुझसे नाराज़ हो गए, और जिस पे मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब और उनके नाम लेवा भी हमसे नाराज़ हुए कि ये लोग कौम को तकसीम कर देते हैं। और ये मामला सिर्फ इसका नहीं है कि मेरी ईद ख़राब हो जाती है, मेरी फैमिली डिवाइडेड हो जाती है, कि हम इस्लामाबाद में रियासत और स्टेट को फॉलो कर लेते हैं और बाकी फैमिली के लोग उधर, बल्कि इसी तरह के हज़ारों लोग होते हैं। पहली बात, फवाद चौधरी साहब ने अगर इनिशिएटिव लिया तो वो इस वफाकी काबीना के वजीर हैं जिसके इमरान खान साहब वजीर आज़म हैं। अब उन्होंने जो तजवीज़ तैयार की और उन्होंने रूत हिलाल कमेटी के खिलाफ एक मौक़िफ़ अपना लिया। दूसरी तरफ नूरुल हक कादरी साहब जो खुद इस हुकूमत के वजीर हैं और उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी वजारत के नोटिफिकेशन पे मरकजी रूत हिलाल कमेटी का इजलास तलब किया गया है। तीसरी तरफ अब जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया, सूबाई हुकूमत का पहले तो ये फ़र्ज़ बनता था कि वो अगर मरकजी रूत हिलाल कमेटी का इजलास इस हुकूमत ने एक दिन बाद बुलाया है तो वो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई या किसी और को इस तरह की इजाज़त ना दे। इस हुकूमत ने वो भी नहीं किया। जो फवाद चौधरी साहब ने अपना एफ तैयार किया उसको काबीना में लाने के बावजूद न इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मंजूर किया। फिर यही हुकूमत, यही नूरुल हक कादरी साहब जो इस PTI का हिस्सा हैं, उन्होंने एक दिन बाद इजलास बुलाया है। और तीसरी तरफ सूबाई हुकूमत ने आज ये तमाशा कर दिया
कि जिस तरह हम इस मुल्क के शहरी होने के नाते जब तक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ख़त्म नहीं हो जाती तो मैं इस मुल्क के शहरी के नाते उसकी इताअत को अपने ऊपर लाजमी समझता हूँ बावजूद इख्तिलाफ के। तो मुझसे ज़्यादा तो ये सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ था, और सूबाई हुकूमत का तो ये फ़र्ज़ बनता था कि वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की इताअत दूसरों से करवा दे और किसी मुफ्ती या किसी आलम को ये इजाज़त ना दे कि उसके पैरेलल अपना सिस्टम कर ले। लेकिन इस सूबाई हुकूमत ने ये ब्लंडर कर लिया कि आज उस सूबाई रोयत हिलाल, जो सूबाई सरकारी रोयत हिलाल नहीं है बल्कि वो निजी कमेटी है, उसके मुताबिक ईद मनाने का ऐलान कर दिया। और उसमें तमाशा ये है कि इस सूबाई हुकूमत ने रोज़ा रखा था मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक, तो गोया उसके 28 रोज़े हो गए। फिर उसमें तमाशा ये है कि वज़ीर आला महमूद खान साहब का ताल्लुक स्वात से है, और स्वात के लोग वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को फॉलो करते हैं। तो खुद उसके हल्के के लोगों ने भी एक दिन बाद में रोज़ा रखा था, लेकिन अब उन्होंने सरकारी सतह पे ऐलान कर दिया कि ईद होगी। अच्छा साफी साहब, ये कहिएगा कि अब से कुछ देर पहले शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये यानी कहा कि वो भी चाहते हैं कि एक ईद होनी चाहिए, लेकिन उनकी सूबाई हुकूमत आज ईद का ऐलान कर चुकी है। ये तजाद क्यों है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब देखें, एक तो बदकिस्मती से ये पार्टी उस तरीके से नहीं बनी है जिस तरीके से पार्टियां बनती हैं, और ये उस तरीके से हुकूमत में नहीं आती जिस तरह सियासी जमातें हुकूमत में आती है। इसलिए ये हुकूमत भी उस तरह नहीं चल रही है जिस तरह की एक हुकूमत को चलना चाहिए। अब इसी हुकूमत के कल एक तरफ जो है ऐलान किया था शौकत यूसुफ जई साहब ने कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म कर देना चाहिए और मुनीबुर रहमान साहब को बदल देना चाहिए। दूसरी तरफ चूँकि अब हमारे नूरुल हक कादरी साहब तो आके वजारत के लिए या उसके लिए पीटीआई में आ गए हैं, लेकिन वो नजरियाती तौर पर उनका पीटीआई से कोई मिलाप नहीं है, वो एक गदीनशीन है वहाँ पे, और ख़ुद उनका मसलक की ताल्लुक़ है भी है एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। तो वो एक तरफ उनको भी खुश रखना चाहते हैं, न उनकी कमेटी को तहलील करते हैं, और दूसरी तरफ अपने इलाके के लोगों को और वोटर्स को भी खुश रखना चाहते हैं। तो आज मेरे ख्याल में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर और वहाँ के लोगों के प्रेशर में ये फैसला सूबाई हुकूमत ने कर लिया। जमहूरी हुकूमत में और इस तरह की हुकूमतों में तो कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, कोई वजीर भी अपने तय कोई काम नहीं कर सकता। जब फवाद चौधरी साहब ने ये सब कुछ कर दिया, आज फवाद चौधरी साहब इस वफाकी हुकूमत के एक वजीर ने साइंसी बुनियादों पे ये दावा किया है कि कहीं पे भी चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं था। दूसरी तरफ उसी हुकूमत के वजीर आला पोपल जई साहब के साथ ईद मना रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और तमाशा क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाफी साहब हमारे साथ है और वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी वजीर है कोई भी बात कर देता है, चेन ऑफ कमांड नज़र नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है। बिल्कुल, आपको पता है मैं तो कुछ दिन अभी थोड़ी देर पहले ही सरीन साफ़ी साहब का एक पुराना शो देख रही जिसमें पिछले साल का या पिछले साल ईद के ऊपर ही था, उन्होंने बोला कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम अभी तक चांद ही ढूंढ रहे हैं। सो अप्रोप्रिएट राइट नाउ। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। कुछ मईशत की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास खबरें बहुत सारी हैं, स्टोरीज बहुत सारी हैं और वक्त बहुत कम रह गया है, तो जल्दी से साहब को सारी खबरें देनी होती हैं। तो मईशत की बात हो जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना बताते हैं कि IMF से डील इसलिए नहीं की कि शराइत इंतहाई सख्त थी। ये साबिक वज़ीर ख़जाना बता रहे हैं हमें, और अब तो डील हो चुकी है, लेकिन शराइत क्या है ये एक सवाल है जो अभी तक नहीं पता चला है। उसका जवाब कोई बताने को तैयार क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। असद उमर ने आलमी मालियाती फ़ंड की शराइत को सख्त तरीन तस्लीम करते हुए कहा कि अक्टूबर में उनकी शराइत इससे कहीं ज़्यादा सख्त थी। एक मुज़ाकरे में बात करते हुए असद उमर ने कहा कि जिस दिन हुकूमत IMF से मुआहदे का ऐलान करेगी, मैं वो तमाम अहम चीज़ें बता दूंगा जिसका वो मुतालबा कर रहे थे। क्या कहा असद उमर ने, मुलाहिजा कीजिए। You know what was the demand? 600 basis points prior action. 600 basis points. I don't even want to tell you what they thought should actually happen to the rupee. You know what was their projection कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन अगर आप लेंगे तो कितनी अफरात ज़र होगी इस साल? 19%. The discount rate was supposed to go to 21 to 22%. जो 5 बड़ी चीज़ें थी, पॉलिसी रेट पे क्या वो मांग रहे थे पहले दिन, एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट के लिए क्या कह रहे थे, बिजली पे क्या कह रहे थे, गैस पे क्या कह रहे थे, फिस्कल पे क्या कह रहे थे। I'll share all of those details with you.
वेल बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी, मैंने पूरी सुनी भी, मगर ज़ुएब लेकिन सवाल जो असली पैदा ये होता है कि हुकूमत आखिर कब IMF की शराइत के हवाले से कौम को एतमाद मिलेगी, कब कॉन्फिडेंस मिलेगी, क्योंकि अपोजिशन मुसलसल इस डील को पार्लियामेंट के सामने लाने का मुतालबा कर रही है। अगर ये लोग जो है IMF की डील पार्लियामान से मंजूर नहीं करते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस IMF की डील को नहीं मानेगी। IMF ये फैसला करेगा कि इस मुल्क का वजीर ख़जाना कौन होगा, IMF ये फैसला करेगा कि इस मुल्क का स्टेट बैंक का गवर्नर कौन होगा, IMF ये फैसला करेगा कि हमारा FPR का चेयरमैन कौन होगा। हुकूमत IMF के साथ बेल आउट पैकेज पे दस्तखत नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान के मुआशी सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करने जा रही है। अगले 6 महीनों में कौम मुतालबा करेगी कि वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी हो और पाकिस्तान को इस तबाही से निकालने का रास्ता मिल सके। हुकूमत जो है हमारी मुल्क को IMF की गुलामी में दे चुकी है, हमें ये गुलामी कबूल नहीं है। हम इस गुलामी के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत का ऐलान करते हैं। हम अपनी आंखों से इस ऐवान में बैठ के इस मुल्क की तबाही का जो है तमाशा नहीं देखेंगे। इस मामले पर अपोजिशन का वाज़ेह मौक़िफ़ आपने देखा। सवाल ये भी है कि अगर शराइत अक्टूबर में नहायत सख्त थी तो मई तक आखिर में वो कितनी नरम हो गई थी, और अगर कोई नरमी नहीं हुई तो इन शराइत को क्या सोच समझ कर तस्लीम किया गया, ये सवाल है। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन आबिद क़य्यूम सुलहरी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं और इस मामले को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर कहते हैं कि IMF से बड़ी कड़ी शराइत थी और इंटरेस्ट रेट में 600 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा चाहते थे, इसलिए उनके दौर में वो डील नहीं हो सकी और अब वो डील हो गई है। आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना अगर फरमा रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो दुरुस्ती फरमा रहे होंगे। हमें सबको मालूम था कि IMF जो है वो उसका पैकेज इस दफ़ा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होगा, और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो पाकिस्तान का 21 पिछले प्रोग्राम्स में डिलीवर ना कर पाना अपनी कमिटमेंट्स पे। जो पिछला प्रोग्राम था उसमें भी सबको मालूम है कि 16 शराइत ऐसी थी जिन पे के वेवर लेना पड़ा, और दूसरी वजह यह है कि पिछले प्रोग्राम की निस्बत इस दफ़ा पाकिस्तान के जो IMF का मेजर डिसीजन मेकर यानी अमेरिका है उसके साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उनकी नोयत वो नहीं है जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी। तो यकीनी तौर पे ये एक मतवक्के अमर था कि इस दफ़ा का जो पैकेज होगा IMF के साथ वो कोई आसान शराइत नहीं होगी, वो यकीनी तौर पर कड़ी शराइत होंगी। ठीक है, मतलब असद उमर तो अब जा चुके हैं और IMF से पाकिस्तान की डील हो चुकी है। वो डील, व्हाट्स द डील, मतलब वो डील क्या हुई है? क्या इतनी सख्त रूल्स हैं, शराइत हैं कि हुकूमत उन्हें पार्लियामेंट या आवाम के सामने नहीं ला रही, कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही हमें? IMF के जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी 12 मई को, उसको मुताला करें तो वो आपको शराइत नज़र आती हैं। वो शराइत जो हैं वो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, यानी कि जो सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर में उसका खात्मा। वो शराइत जो हैं वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं उनका रिवाइवल और उनका रिफॉर्म है, यानी कि जो लास्ट मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं उनको प्रॉफिट में लेके आना प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए या किसी भी और अमर के ज़रिए। उस शर्त में ये भी शामिल है कि पाकिस्तान अपनी टैक्स मोबिलाइजेशन जो है, टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन उसको बेहतर करेगा, यानी कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही थी और जो एग्जम्पशन थी उनका ख़ात्मा। उस शर्त में ये भी शामिल है कि पाकिस्तान जो है वो अपना सोशल सेफ्टी नेट जो है वो इम्प्रूव करेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में खुसूसी तौर पे उसमें ज़िक्र किया गया है कि पाकिस्तान बिस्प की जो फंडिंग है वो बेहतर बनाएगा, जो आपके ख़त गुरबत से नीचे रहने वाले आबादी के लिए। उस शराइत में ये भी शामिल है कि पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फनांसिंग के ख़िलाफ़ मौसर इक़दाम जो है वो करेगा। और उस शर्त में ये भी शामिल है कि आइंदा आने वाला जो NFC अवार्ड होगा उसके लिए सूबों को इंगेज किया जाएगा कि सूबे जो हैं बहुत ज़्यादा उसमें लॉस मेकिंग जो है उससे गुरेज करें, रेवेन्यू को ख़ुद मोबिलाइज करने में मदद करें। तो ये मोटी मोटी शराइत है और मेरा ख्याल है यही बुनियादी इशूज़ हैं इस वक्त
पाकिस्तान के। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन नाबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ है और सारी सूरत हाल से मुताल्लिक़ बताएं जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है, क्योंकि असद उमर जब बात करेंगे तो फिर वो इन डेप्थ होगा, वो बताएंगे कि क्या शराइत थी, क्या उन्होंने नहीं मानी और अब क्या शराइत है। बिल्कुल, तो बजट भी इंटरेस्टिंग, बजट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वेट करना पड़ेगा तो उसके लिए। अच्छा अब हमारे अच्छा अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि यू नो जो खैबर पख्तूनख्वा ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, तो ईद मुबारक आप लोगों जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे आप लोग, हम लोग इंतजार फरमाइए। और अगर ईद हो गई जो फवाद चौधरी के मुताबिक फिफ्थ को गई, चक्कर ये अब सूरत हाल ये है कि अगर सूरत हाल ये है कि अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान यानी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ज़ाहिर बैठेगी और चांद देखेंगे, अगर चांद नजर आ जाता है तो फिर ऐलान हो जाएगा और ईद होगी। और हम नहीं होंगे, फिर हुमा और अब्दुल्ला ईद का स्पेशल शो करेंगे, उन्होंने जबरदस्त स्पेशल शो बनाया आपके लिए। और अगर ऐसा होता है दूसरी सूरत में कि चांद नजर नहीं आता और ईद नहीं होती तो फिर मुझे और हम लोग फातिमा को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एक दिन और, बट लेट्स होप कि ईद हो जाएगी ना। बस ठीक है, तो बस ये हमने आपको बता दिया सारा मामला क्या है। फातिमा और ज़ुएब को दीजिए इजाज़त, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।